guys, welcome to Beautiful Explain. Miss Crow, Miss Lizard, एपिसोड 18। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गुचुएन जो है वो एक पुराना न्यूज़पेपर लेके खड़ा है और उसमें वही आदमी की फोटो होती है। उस आदमी की तस्वीर जो है चेंड्रिन ने भेजी थी। उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि चेंग यून को आज पकड़ा गया है हिट एंड रन के केस में। चेंग यून ने एक्सीडेंट किया है और इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की डेथ हो गई और एक की हालत बहुत खराब है और उसे 10 साल की सजा होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेंड्रिन जो है ऑफिस आ पहुंचा है। वहाँ पे वो एक एम्प्लॉय को पूछता है चेयरमैन का ऑफिस कहाँ पे है, तब वो बताती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टेंजू जो है वो डायरेक्टर जू को कहता है कि हम जो ये कर रहे हैं के बारे में हमारे बिजनेस पार्टनर को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। तभी डायरेक्टर जू कहते हैं कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वही चेंड्रिन आ पहुंचता है। तब चेंड्रिन को देख डायरेक्टर जू कहते हैं कि तुम हमारे बिजनेस पे जरा भी ध्यान नहीं देते और वो छोटी सी डिजाइनिंग स्टूडियो पे अपना टाइम वेस्ट करते हो। तब चेंड्रिन पूछता है किसका फैमिली बिजनेस, मेरा या फिर आपका? इसको पता आप अपना पूरा बिजनेस मुझे देंगे क्या फिर आपके अच्छे बच्चे को? टेंजू कहता है कि बड़े भैया आप दोनों बात कीजिए, मैं जाता हूँ। तब डायरेक्टर जू कहता है कि अब मुझे बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। चेंड्रिन जो है वो अपने मोबाइल में एक फोटो निकालता है जो उसी आदमी की रहती है, मीन्स चेंग यून की रहती है, और वो ये फोटो ना डायरेक्टर जू को दिखाता है और पूछता है कि आप इसे जानते हो। डायरेक्टर जू मना कर देते हैं। वहीं पे चेंड्रिन कहता है कि याद है मैंने आपको बताया था एक बार आदमी ने मुझे लूटने की कोशिश की थी, वो यही है। डायरेक्टर जू कहते हैं कि तुम श्योर हो ना? चेंड्रिन कहता है कि हाँ पक्का। तब डायरेक्टर जू कहते हैं कि फिर ठीक है, मैं अपने आदमी को बोलता हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। चेंड्रिन के जाने के बाद डायरेक्टर जू जो है वो असिस्टेंट को कॉल करते हैं, पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा था। चेंड्रिन ने मुझे फोटो दिखाई तुम्हारी उसके साथ। असिस्टेंट कहता है कि वो पैसों की मांग कर रहा था, उसे पैसे चाहिए थे इसलिए वो यहाँ पे फिर से आया था, बट मैंने उसे भेज दी है। डायरेक्टर जू कहता है कि ऐसी गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुचुएन जो है वो लॉयर के साथ बैठा हुआ है। तब उसका लॉयर उसे फोटो दिखाकर कहता है कि ये जो आदमी जिसके बारे में आपने मुझे इन्वेस्टिगेट करने कही थी, आपने मुझे कहा था कि यह आदमी ने आपका एक्सीडेंट किया था 10 साल पहले, बट मैं आपको बता दूं कि ये ना जुड़वा भाई है उसका और दोनों ना चोरी चकारी करते हैं। चेंग यून ने एक्सीडेंट किया था, उसकी सजा उसे मिल गई है, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर दिया था और वीकनेस के कारण वो जेल में मर गया और इसका नाम तो चेंग एओ है। गुचुएन कहता है कि मतलब इसका कोई ताल्लुकात नहीं है मेरे एक्सीडेंट से। लॉयर कहता है कि दिख तो ऐसा ही रहा है अभी, बट मुझे कुछ और एविडेंस और प्रूफ जुटाने की जरूरत है। गुचुएन कहते हैं कि शायद इसका कोई लेना देना ना हो मेरे एक्सीडेंट से, पर मैं इसे चेंड्रिन को हार्म करने नहीं दे सकता। फिर लॉयर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेंगमियांग जो है वो तैयार होके अपने जॉब के लिए दरवाजे के बाहर निकलती ही है। वैसे ही वो देखती है कि गुचुएन जो है उसे लेने आया है। जेंगमियांग उसे पूछती है बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बॉस कहते हैं कि मैं एक पेशेंट का ख्याल रख रहा हूँ। फिर चेंगमियांग एंड गुचुएन कार में बैठते हैं। गुचुएन कहते हैं कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? अगर नहीं किया तो हम ना कुछ पीने के लिए जाते हैं। जेंगमियांग कहती कि आपने कुछ कहा बॉस, मैंने कुछ सुना, कि ये सही था? गुचुएन कहते हैं कि हाँ। दोनों गुचुएन एंड जेंगमियांग जो है वो ड्रिंक लेने के लिए शॉप पे जाते हैं। वहाँ पे वो ड्रिंक तो ले लेते हैं। तब वहाँ पे काउंटर पे जो गर्ल थी ना वो कहती है सो सॉरी, नेटवर्क नहीं होने की वजह से ना मैं आपका कोड स्कैन नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या आप कैश में पे कर देंगे? जेंगमियांग कहती है कि हाँ मेरे पास कैश है। जेंगमियांग पैसे देती है। काउंटर गर्ल बोलती है कि सो सॉरी, मेरे पास ना खाली कॉइन है चेंज के बदले में।
चेंगयांग कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे कॉइन ना बहुत पसंद है, दे दीजिए मुझे। फिर जब वो लोग कार में बैठ के कंपनी की तरफ जा रहे थे, चेंगयांग जो है वो फ्रूटी पीते पीते कुछ सोचती है और उसके बाद कॉइन लेती है और गुचुएन को दिखाकर कहती है कि मैं इसे कुछ खरीदना चाहती हूँ आपसे। गुचुएन कहता है कि क्या? तब चेंगयांग कहती है कि आपकी स्माइल आज के लिए। ये सुन गुचुएन खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। उसके बाद चेंगयांग जो है वो फिर से कॉइन लेती है और फिर से दिखाती है उन्हें। तब गुचुएन कहते हैं कि अभी क्या है? तब चेंगयांग कहती है कि आपकी स्माइल खरीदनी है कल के लिए। गुचुएन कहता है ठीक है, डील। उसके बाद फिर से चेंगयांग एक कॉइन लेती है और कहती है कि अब मुझे आपकी स्माइल परसों के लिए खरीद। और उसके बाद चेंगयांग जो है वो बहुत सारे कॉइन लेती है और मिस्टर गुचुएन को दे के कहती कि मैं आपकी स्माइल हमेशा के लिए खरीदना चाहती हूँ, पूरी जिंदगी के लिए। उसके बाद दोनों कंपनी पहुंच जाते हैं। चेंगयांग जो है वो अपने डेस्क पे पहुंच जाती है। तभी वहाँ पे जिया जाती है और वो पंचायत करने लगती है हमेशा की तरह कि चेंगयांग, मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत ना कल खराब थी और कल तुम और गुचुएन दोनों एब्सेंट थे। मीन्स तुम और गुचुएन दोनों नहीं आए थे कंपनी। क्या हुआ था? तब चेंगयांग कहती है कि कुछ सीरियस नहीं हुआ था, चिंता मत करो, मैं जिंदा हूँ, बहुत खुश भी हूँ। और उसी वक्त वहाँ पे मिसूई आ जाती है हमेशा की तरह और कहती है कि तुम्हें और रेस्ट की तो ज़रूरत नहीं है लगता है। चेंगयांग कहती है हाँ। तब मिसूई कहती है कि ये कुछ फाइल्स का काम है, तुम इसे पूरा कर दो और फिर वहाँ से चली जाती। चेंगयांग जो है वो फाइल खोल के देख ही रही थी, इतने में चेंगबेंग का उसे मैसेज आता है कि क्या हम बात कर सकते हैं, मैं ना कॉफी शॉप में बैठी हुई हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमें कि मिस्टर गुचुएन जो है वो अपनी कैबिन में बैठकर वो जो भी कॉइन्स जो चेंगयांग ने उसे दिए होते हैं बस उसे देखा जा रहा है, उससे बॉटल में डाल रहा है और उसे देख के ब्लशिंग कर रहा है। और उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर काई यानी मैनेजर काई आ जाते हैं पेपर पर साइन करवाने। तब मिस्टर काई कहते हैं कि बॉस, आज आपका मूड बहुत अच्छा लगता है। ये सुन गुचुएन कहता है कि हाँ, कोई स्माइल लेकर आ गया। और ये सुन मैनेजर काई कहते हैं स्माइल लेकर आ गया और उससे कुछ समझ में नहीं आता कि गुचुएन क्या कह रहे हैं। फिर चेंगयांग जो है वो कॉफी शॉप में पहुंच जाती है। वहाँ पे चेन वेंग भी होती है। वो कहती है कि मैंने गुचुएन को तो सब बताया था, बट मुझे तुमसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। चेंगयांग कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा बैड लक ही है। उसके बाद चेंगबेंग जो है वो चेंगयांग के लिए गिफ्ट लेकर आई होती है। चेंगबेंग एक एल्बम चेंगयांग को देती है और कहती है कि इस एल्बम में ना वो सारे फोटोज है वो गुचुएन ने खींचे थे 10 साल पहले नेशनल ज्योग्राफिक के लिए। मुझे नहीं लगता मुझे इसे रखने की ज़रूरत है अब, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये तुम्हें दे देना चाहिए। फिर चेंगबेंग बताती है कि मैं कल ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ कुछ फोटोज खींचने के लिए, शायद मुझे वहाँ पे वक्त भी लग सकता है। ये सुन चेंगयांग कहती है कि आप अचानक क्यों जा रहे हो, और जो आपने कहा था डिजाइनर स्टूडियो फोटोग्राफी का वो। चेंगबेंग कहती है कि मैं इस पे गिव अप नहीं कर रही हूँ, जब मैं फिर से आऊंगी ना तब तुम्हें हैंडल करना ही पड़ेगा इसे। चेंगबेंग कहती है कि अपना ख्याल रखना। तब चेंगयांग कहती है कि तुम मेरी वजह से तो नहीं जा रही हो ना। चेंगबेंग कहती है मजाक में कि खुद को इतना इम्पोर्टेंस मत दो। हाँ, वैसे गुचुएन जो है ना वो एक बार अगर कोई डिसीजन ले ले तो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, पर तुम चेंज कर सकती हो। तुम दोनों में कुछ तो कॉमन है। मैं होप करूंगी कि तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहो। कोई चांस मिस मत करना ताकि तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो बाद में। और उसके बाद चेंगबेंग जो है वो अपने हाथ में जो उसकी एंगेजमेंट रिंग होती है उसे दिखाकर चेंगयांग को कहती है कि मुझे तो मेरी खुशी मिल गई, खुद की खुशी पर काम करना मत भूलना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंगयांग एंड गुचुएन दोनों रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं। तब चेंगयांग कहती है कि मुझे लगा बॉस आपको ऐसे लेट नाइट डिनर ना अच्छे नहीं लगते होंगे। गुचुएन कहता है कि
मुझे लगा कि तुम्हें बाद में भूख लगेगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। चेंगयांग कहती है कि ठीक है, बट बिल ना मैं दूंगी, ओके, ताकि मैं आपका फेवर रिटर्न कर सकूं। खाइए, आपको जितना खाना है खाइए। चेंगयांग कहती कि आपको पता है मैं 27 जॉब की है, एक जॉब में मैं होटल में काम भी किया है, और यहाँ का फूड ना वो तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक लेडी ना बनाती है ये सब। मैं तो इस रेस्टोरेंट को 3 स्टार दूंगी, नहीं 5 स्टार दूंगी। गुचुएन कहता है कि तुम हमेशा ऐसी खुश रहती हो, तुम हमेशा खुद को खुश कैसे रखती हो। चेंगयांग कहती कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तब मैं अपने दांत को बहुत पॉजिटिविटी से ब्रश करती हूँ, अपना खाना पॉजिटिविटी से खत्म करती हूँ। मैं काम पॉजिटिविटी से करती हूँ सारे, और पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। और ये पॉजिटिविटी रखने की कोशिश करना ना आपको हर दिन हर पल खुश रखती है। गुचुएन कहता है कि तब क्या अगर तुम अपसेट हो तो क्या तुम खुद को फोर्स करती हो कि नहीं तुम्हें स्माइल करना ही होगा, स्माइल करो। हाँ, चेंगयांग कहती कि ऐसा नहीं है, शायद मुझे तो आदत हो चुकी है, मैं हमेशा अनलकी रही हूँ, मेरे पास बहुत सारी बुरी मेमोरीज भी है। इतना सब कुछ सहने के बाद मैं ये चीज तो समझ गई हूँ, खुश रहने के लिए बस हमें खुद की जरूरत है, और अब तो मुझे इसकी आदत भी तो हो गई है। और मेरी आंटी भी कहती है कि हर एक दिन एक नया दिन होता है, हम पीछे मुड़कर खाली देख सकते हैं, फिर से जा नहीं सकते, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है बैक जाके समय में उन चीजों को सॉल्व करने का। और जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ी सी वाइन मेरी लाइफ को और अच्छी बना देती है। वहाँ पे एक आवाज आती है हैप्पी बर्थडे की। टर्न होके देखते हैं तो वहाँ पे किसी का तो बर्थडे सेलिब्रेशन रहती है, और उसके बाद गुचुएन कहते हैं कि तुम्हारा बर्थडे भी आने वाला है ना। चेंगयांग कहती है कि आपको कैसे पता। तब गुचुएन कहता है कि बोर्डिंग पास लेने के टाइम ना मैंने देख लिया था। चेंगयांग कहती है अच्छा, पर बहुत टाइम हो गया कि मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया हो। गुचुएन कहते हैं क्यों पर। तब चेंगयांग कहती कि ये एक नॉर्मल दिन की तरह ही है ना, इसलिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो खुश रहना है हर दिन। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों अपने घर चले जाते हैं। मिस्टर गुचुएन जो होता है वो टैक्सी लेकर घर जा रहा था, तब वो चेंगयांग को मैसेज कर देता है कि क्या तुम घर पहुंच गई हो। और उसके बाद जो टैक्सी ड्राइवर था उसके मोबाइल में कॉल आता है, बट वो गाड़ी चला रहा था इसलिए वो उठाता नहीं है। गुचुएन ड्राइवर को कहता है कि आपका कॉल आ रहा है। तब ड्राइवर कहता है कि आई एम सो सॉरी अगर ये आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो, एक्चुअली ना मेरी वाइफ का कॉल है। गुचुएन कहता है कि इमरजेंसी भी तो हो सकती है, आप उठा लीजिए ना कॉल। ड्राइवर कहता है कि ऐसा कुछ सीरियस बात नहीं होगी, वो हमेशा मुझे कॉल करती है सोने से पहले, और ये ना वो 7 साल से कर रही है बिना एक भी दिन को भूले। गुचुएन कहता है कि आप और आपकी वाइफ बहुत क्लोज है। ड्राइवर कहता है हाँ शायद, मुझे लगता है कभी कभी वो बच्चों जैसा बिहेव करती है। खाली मेरा ओपिनियन है कि एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए हमें अपने पार्टनर को समझना चाहिए। अगर आपके पार्टनर कोई भी चीज में इंटरेस्टेड है ना, तो आपको वो चीज करनी चाहिए और अपना बेस्ट करना चाहिए। कभी कभी वो मुझसे गुस्सा भी हो जाती है, मैं आज भी उसे डेट करता हूँ, और मेरा ना सॉल्यूशन एक ही हर चीज का, उसे चीयर करना, उसे किस करना, उसे हग करना। वो पता है कि अभी कौन सा अच्छा सोल्यूशन है नया। उसी वक्त चेंगयांग का मैसेज आता है कि बॉस आपने पेमेंट कर दी थी, अभी भी मेरी ट्रीट ना बाकी रही। हाँ, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस वेई जो है वो रेस्टोरेंट पहुंचती है, और वहाँ पे जैसे ही वो एंटर करती है वो देखती है कि चेनरिंग जो है वो एक लड़की के साथ डेट कर रहा है। ऐसी ये लड़की और कोई नहीं जियाई है, मीन्स वो नाटक ही कर रहा है। बट ये बात तो मिस वी को नहीं पता। वो काउंटर पे अपना ऑर्डर लेने जाती है, वही दूसरी तरफ चंद्रिन और जिया जो है वो उसका ध्यान अपनी तरफ भटकाने के लिए वो जोर जोर से बोलता है डार्लिंग तुम कुछ खा लो ना। और वो दोनों इतने जोर से बोल रहे थे कि उनके आगे बैठे 2 कस्टमर ये सुन के चले ही जाते हैं।
फिर मिस वही अपना ऑर्डर लेके चेनरिन और जिया जहाँ पे बैठे थे उसमें से सबसे नज़दीक वाली जो टेबल थी वहाँ पे जाके बैठ जाती है और उन्हीं को देखने लगती है। और जिया जो है वहाँ पे नाटक करने लगती है और चेनरिन को कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, कोई बेवकूफ़ी लड़की होगी जो तुम्हें छोड़ेगी। इतने में मिस वेई जो है वो चेनरिन को कहती है कि क्या तुम लोग धीमे नहीं बोल सकते, दूसरे कस्टमर्स को तुम्हारे कारण प्रॉब्लम भी हो रही है। और वो जा रहा है। जिया कहती है कि चेनरिन किसी सिंगल वुमेन को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, लगता है कोई जेलस है ना, हमारा प्यार देख के देखो वो जेलस हो गई। इतने में मिस वेई कहती है कि अपनी एक्टिंग बंद करो प्लीज। चेनरिन कहता है कि हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, प्रूफ करने के लिए कि ये एक्टिंग नहीं चल रही है। चेनरिन जो है वो जिया को कहता है कि बेबी मुझे किस दो ना, तब दोनों एयर किस करते हैं। और ये देख मिस वेई कहती है बस इतना ही। जिया जो है वो अपना मुंह बनाती है लिप लॉक के लिए। चेनरिन को करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वो वियर सा फेस बनाते अजीब से उसके नजदीक आ रहा, आँख बंद करते करते। इतने में मिस वे उठती है अपनी जगह से और चेनरिन को खींच कर उसे किस कर देती है। वही दूसरी तरफ जिया अपनी आँख बंद करके सोच रही है कि अभी तक इसने मुझे किस क्यों नहीं किया, और आँख खोल के देखती है कि मिस वे जो है वो किस कर रही है चेनरिन को। जिया कहती है मिस वे को कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को किस कैसे कर सकती हो। तब मिस वे कहती है कि तुम एक्टिंग करती हो ना, देखो मैंने तुम्हें सिखा दिया कि कैसे करना है ये। के बाद चेनरिन जो है वो जिया को भेज देता है और चेनरिन मिस वे के बाजू में आके बैठ जाता है। मिस वे कहती है कि तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक फूल हूँ, छोटा बच्चा भी समझ जाता कि ये एक्टिंग कर रही है। चेनरिन कहते छोटे बच्चे डेट नहीं करते तो उन्हें नहीं समझता। उसी वक्त चेनरिन को कॉल आता है कि आपके पापा जो है वो हॉस्पिटल में है। फिर दोनों मिस वेई और चेनरिन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उसके बाद जब दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं वहाँ पे उनको असिस्टेंट मिलता है तो चेनरिन पूछता है कि क्या हुआ। तब वो सारी बात बताते हैं कि उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और इस वजह से वो गिर गए एंड ये सब हो गया। तब चेनरिन कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता तुम्हें किस काम के लिए रखा है, तुम्हें वो काम नहीं होता क्या। उसके बाद जब दोनों वहाँ से आ रहे थे गाड़ी में, मिस वेई कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि डायरेक्टर जू जो है वो तुम्हारे भी पापा है। चेनरिन कहते हैं कि ऐसा कुछ प्राउड करने की बात ये नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेंगयांग जो है वो मिस्टर गुचुएन के कैबिन में जाती है उनसे एक पेपर पे साइन करवाने के लिए। तभी से कॉल आता है तो वो कॉल पिकअप करती है, वो उसके आंटी का होता है। आंटी उसे कहती है कि ग्रैंडमा है ना वो मिसिंग है, वो मिल नहीं रही है। बट ये बात गुचुएन को भी पता चलती है। फिर दोनों जो है वो ग्रैंडमा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। गुचुएन जो है वो चेनरिन को भी कॉल करता है ग्रैंडमा के बारे में बताने के लिए। वो कहता है कि हम अभी आ रहे हैं, वे भी मेरे साथ है। इसके बाद बहुत ढूंढने के बाद ग्रैंडमा जो है वो मिल जाती है। एक कब्र रहता है उसके यहाँ पे, वो कब्र ना बेटे और बहू की रहती है। जेंगयांग उनके पास आती है गुचुएन के साथ और जेंगयांग ग्रैंडमा को पूछती है कि आप कहाँ पे चली गई थी, मुझे आपकी बहुत टेंशन हो रही थी। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे ना की याद आ रही थी तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे आ जाऊँ। जेंगयांग कहती है कि वो तो ट्रिप पे है ना, कुछ समय में आ जाएंगे। ग्रैंडमा कहती है कि ये फोटो मेरे पास थी, इसके पीछे ना मैंने यहाँ का एड्रेस लिखा हुआ था, मैं हमेशा भूल जाती हूँ मुझे पता है, बट इस तरह मैं नहीं भूलूंगी। नेक्स्ट सीन में सब नाश्ता कर रहे हैं जेंगयांग के घर पे। ग्रैंडमा जो है वो गुचुएन को देख के स्माइल करती है। तब गुचुएन कहता है ग्रैंडमा कहती है कि गोंगडा ये जेंगयांग के पापा का नाम है। सो ग्रैंडमा को लगता है कि गुचुएन जो है वो उनका बेटा है और वो उसे कहती गोंगडा कि तुम ना कुछ दिन और रुक जाओ, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई। बट फिर जेंगयांग वहाँ पे आती है एक डिश लेकर। तभी ग्रैंडमा जो है वो गुचुएन को कहती है कि गोंगडा देखो जेंगयांग भी बड़ी हो गई अब। जेंगयांग कहती है कि ये मेरे बॉस है ग्रैंडमा,
के बाद चंद्रीन जो है वो ग्रैंडमा को पूछता है कि आपको मुझे देख के किसकी याद आती है। तब ग्रैंडमा चेंगयांग को देख के कहती है कि बेटा अभी से डेटिंग मत करो, अलाउ नहीं है स्कूल में। तब चेंगयांग कहती है कि ग्रैंडमा ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वेई का बॉयफ्रेंड है। वेई कहती है मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि गुचुएन को गाउन दो, चेंगयांग ना बहुत अच्छी बच्ची है। गुचुएन भी कहता है हाँ, चेंगयांग ना दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी है। उसके बाद वहाँ पे आंटी आ जाती है डिश लेकर लास्ट, और तभी ग्रैंडमा कहती है कि मानना पड़ेगा गाउंडा, तुम्हारी वाइफ ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। फिर आंटी ना केक लेकर आती है और कहती कि चेंगयांग मुझे पता है कि तुम ना अपना बर्थडे के दिन ना हमेशा अपसेट हो जाती हो, क्योंकि जो 10 साल पहले हुआ इस वजह से एक चमत्कार की तरह ही है कि तुम जिंदा हो उस एक्सीडेंट के बाद भी। ग्रैंडमा और मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है। जिंदगी ना हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। अभी ना तुम्हें मूव ऑन करना सीखना है और इस केक को काट के ना अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है।